मेरे सामने वही उस दिन कुरान ख्वानी पर मिलने वाला लड़का खड़ा था। मैंने अपनी हैरत पर काबू पाते हुए उससे यहाँ आने का मकसद पूछा, तो उसने बताया कि मेरे अब्बा ने उसको अपने साथ काम पर रख लिया है। मुझे अब्बा पर बड़ी हैरत हुई थी कि वो कैसे किसी अजनबी को काम पर रख सकते थे, लेकिन मैं कुछ भी ना बोली। ये कारोबार का मामला था। मैंने उसे टिफिन पकड़ाया और दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद तो उसके आने का सिलसिला तवातर से शुरू हो गया था। अगर किसी दिन खाने में देर सवेर हो जाती तो वो घर के अंदर आ जाता था और इंतहाई शरीफ लड़का था। बस जरा तबीयत का शौक था। यूं आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों की दोस्ती हो गई। मैं उस जैसा दोस्त पाकर बेहद खुश हुई। मेरी तन्हाई और बोरियत भी दूर हो जाती थी। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से मैंने महसूस किया था कि कई दिन से वो मुसलसल मुझे घूरता रहता था। जब भी मैं उसके सामने होती वो कहीं खो सा जाता था और कभी कभी तो मुझे इंतहाई अजीब नजरों से देखता था। जब मैं उससे पूछती तो आगे से वो हंस देता था। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा तासुर होता था जिसे मैं समझ ना पाती थी। उसके अलावा वो 2-4 दिन से मुझे अपने साथ कहीं बाहर ले जाने की जिद कर रहा था, लेकिन मैंने हर मर्तबा ही अपनी जाती मसरूफियात की वजह से उसे मना कर दिया था। अब तो मैं शुक्र का कलमा पढ़ रही थी कि मैं उसके साथ बाहर चली ही नहीं गई, वरना शायद वो मेरे साथ भी वही कुछ करता जो बाकी लड़कियों के साथ कर चुका था। मुझे उससे घिन आ रही थी। मुझे बाथरूम का दरवाजा खुलने की आवाज आई तो मैं जल्दी से मुंडेर से पीछे हटी, आंसू साफ किए और खुद को नॉर्मल करते हुए रस्सी से कपड़े उतार कर नीचे जाने लगी। काशिफ मुझे सीढ़ियों पर ही मिल गया था। वो अब कदरे नमन हो गया था। मैं उसको खोजती निगाहों से देखती रही थी, मगर मैंने उसे बिल्कुल भी महसूस न होने दिया कि मैं उसके बारे में सब जान चुकी हूँ। मुझे तो लगता था कि वो यहाँ अब्बा की रोटी लेने इस घर में आता था। काश कि मैं पहले ही उसके आने का मकसद जान लेती तो उसको कभी घर के अंदर घुसने भी ना देती। मैंने सोच किया था कि मैं अब उस पर मुकम्मल नजर रखूंगी और जान कर रहूंगी कि आखिर ये लड़कियों को कहाँ लेकर जाता है और कहाँ गायब करता है। अब ये मेरा खुद से अहद था कि मैं इसका पता हर हाल में लगा कर रहूंगी और उसको सबके सामने बेनकाब करूंगी। इसके लिए जरूरी था कि वो इस बात से अनजान रहे कि मैं उसकी हकीकत से वाकिफ हूँ। मुझे उसके साथ पहले की तरह रहना होगा ताकि उसे मुझ पर शक न हो। इस सब के दौरान मैंने चाय बनाई और फिर साथ बैठकर चाय पी थी। उस दौरान मेरी सोचें उसी पर रही थी। काश कि मेरे पास जहर होता तो चाय में मिलाकर उसको दे देती और अभी के अभी इसका किस्सा तमाम कर देती। मगर अभी मुझे सब्र से काम लेना था। उन आदमियों की बात के मुताबिक ये बहुत शातिर था। मैं इस तरह बगैर किसी सबूत के इसके बारे में किसी को नहीं बता सकती थी। चाय पीने के बाद वो उठकर चला गया था, जबकि मेरा सर दर्द से पटा जा रहा था। एक तो नींद की कमी थी और दूसरा आज जो इंकिशाफ मुझ पर हुआ था उसने मुझे हिला कर रख दिया था। वक्त देखा तो असर की नमाज में अभी 1.5 घंटे का वक्त था, इसीलिए मैं सोने के लिए लेट गई। मगर अब नींद किसको आनी थी। जहन मुसलसल कुछ न कुछ ताने बाने बुनने में मसरूफ था। यूं ही आजान हो गई। मैं कसलमंदी से अपनी जगह से उठी, नहा धोकर फ्रेश हुई ताकि सुस्ती भाग जाए और फिर आकर नमाज अदा की। फिर रात के खाने की तैयारी में मसरूफ हो गई। यूं ये दिन भी गुजर गया और इसी तरह कई दिन मजीद भी गुजर गए, मगर मैं काशिफ के बारे में मजीद कुछ भी न जान पाई थी। ना ही मेरे हाथ में कोई सबूत आया था। अब्बा का कहना था कि वो सुबह 8 से छुट्टी के वक्त तक मुसलसल अब्बा के साथ ही होता था। बस सिर्फ खाने के वक्त ही आधा घंटा जो फरागत मिलती थी, तो फिर यहाँ ये सवाल पैदा होता था कि अगर वो सारा दिन अब्बा के साथ दुकान पर होता है तो फिर वो लड़कियों को गायब करने का काम कब करता था। कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ जरूर थी जिसका सिरा मेरे हाथ में नहीं आ पा रहा था। मगर मैंने खुद से किया गया अहद निभाना था। उन्हीं दिनों मेरी एफएससी की डेट शीट आ गई। मैंने मैट्रिक के बाद प्राइवेट अपनी पढ़ाई जारी रखी थी। डेट शीट के आते ही मैं सब भूल भाल के पेपर्स की तैयारी में मसरूफ हो गई। इस महीने सिर्फ 3 ही पेपर थे जो 8-8 दिन के वक्फे से होने थे, और जिस कॉलेज में होते थे वो घर से घंटा भर के सफर के बाद आता था। मैं मोहल्ले से जाने वाली लड़कियों के साथ रिक्शे में जाती थी और फिर उसी में वापस भी आती थी। पहले 2 पर्चे इंतहाई सुकून से गुजर गए थे। तीसरे पर्चे वाले दिन रिक्शा बीच में रास्ते में पहुंचकर खराब हो गया। आसपास कोई गाड़ी न थी। हम 4 लड़कियां काफी देर सड़क पर खड़ी गाड़ी का इंतजार करती रही, लेकिन शायद किस्मत में आज पैदल ही चलना लिखा था। यहाँ खड़े रहकर मजीद इंतजार करना बेवकूफी थी, क्योंकि ये सुनसान रोड था। यहाँ पर गाड़ियां कम ही होती थी। हम यूं ही टोला बनाए पैदल ही चलने लगी। अभी कुछ ही आगे गई थी कि मैं एक जगह ठटक कर रुक गई। सामने का मंजर देखते मेरी आंखें फटी की फटी रह गई।
सड़क किनारे एक नौजवान लड़का चेहरे पर नकाब चढ़ाए एक 27-28 साल लड़की को जबरदस्ती अपने साथ घसीटते हुए कहीं ले जा रहा था, जबकि वो लड़की चीखने के साथ साथ अपनी जान छुड़वाने के लिए हाथ पैर भी मार रही थी। मुझे उस लड़के पर अपने दोस्त का गुमान हुआ था। इससे पहले कि मैं कुछ समझती, 3-4 आदमियों ने उस लड़के के गिर्द घेरा डाल दिया। अब तो मेरा शक मजीद गहरा हुआ था, क्योंकि उन आदमियों से 2 उसी दिन वाले थे। इससे पहले कि वो आदमी उस लड़के को पकड़ते, उसने झट से अपनी जेब से एक स्प्रे निकालकर उन चारों की तरफ किया था और फिर भागने लगा। एक आदमी ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसी दौरान उसका नकाब उतर गया। मेरे शक पर यकीन की मोहर लग चुकी थी। ये लड़का मेरा दोस्त ही था। मुझे लड़की की हालत देखकर बड़ा तरस आया था, मगर उस वक्त मैं कुछ न कर सकती थी। उन 4 मर्दों ने सहारा देकर लड़की को उठाया और करीब ही एक बड़े से बंगले में चले गए। अब मेरे दिमाग ने बड़ी तेजी से काम करना शुरू कर दिया था। मेरा इरादा यह था कि आज पेपर देने के बाद वापसी पर मैं उस बंगले में जाऊंगी और उन लोगों से काशिफ के मुतल्लिक कोई न कोई सबूत जरूर लेकर रहूंगी, ये जाने बगैर कि मेरा यह फैसला मुझे किस कदर मुसीबत में डालने वाला था। अपने इरादे पर अमल करते हुए मैं कॉलेज से वापसी पर उस बंगले की तरफ जाने लगी। अभी मैं कुछ ही फासले पर थी जब मुझे अपने मुंह पर किसी का भारी हाथ महसूस हुआ और किसी ने मुझे चिल्लाने का मौका दिए बगैर गाड़ी में डाला और गाड़ी जन से भगा कर ले गए। ड्राइविंग इतनी तेज थी कि मुझे किसी चीज का कोई होश ही नहीं रहा था। आखिर एक जगह जाकर गाड़ी एक झटके से रुक गई। होश बहाल हुए तो देखा मैं अपने घर के सामने खड़ी थी। काशिफ ने मुझे धकेल कर घर के अंदर किया और बाहर ना निकलने का बोल कर कहीं चला गया। मैंने भी दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा दी ताकि वो अंदर ना आ सके। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। क्या काशिफ को पता चल गया था कि मैं उसकी हकीकत जानती हूँ? न जाने आगे क्या होने वाला था। मुझे उसकी सुर्ख आंखें देखकर आज बेहद खौफ मालूम हुआ था। अब न जाने वो क्या करने वाला था। सारा दिन मैं जले पैर की तरह घूमती रही थी। शाम को अब्बा घर आए तो थोड़ा सुकून मिला, वरना डर ही रहा था कि कहीं वो आकर कुछ कर ही न दे। अगले कई दिनों तक वो घर पर आया था। मैं हर नमाज और तहज्जुद के बाद उससे छुटकारा पाने की दुआएं मांगती थी। तकरीबन पूरा महीना गुजर गया था। उस दौरान कोई नाखुशगवार वाकया पेश न आया था और ना ही काशिफ घर पर आया था। मैं एक दिन यूं ही घर में दिन का खाना बना रही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई और कोई दरवाजा खोल कर अंदर आया। उस वक्त अब्बा ही आते थे, इसलिए मैं दरवाजा पहले से खोल देती थी। अभी भी मैं समझी कि अब्बा ही आए हैं, लेकिन जब काफी देर तक आवाज ना आई तो मैं पीछे मुड़ी। अगले ही लम्हे में खौफजदा हो गई, क्योंकि मेरे पीछे अब्बा की बजाय काशिफ खड़ा था, जो मुझे ही घूर रहा था। मुझे देखते ही कहने लगा कि तुम्हारे अब्बा ने तुम्हें दुकान पर लाया है, ग्राहक नहीं आ रहे, इसलिए कुरान खानी करानी है। कुरान खानी का नाम सुनकर मेरा डर थोड़ा कम हुआ था। मैंने चादर ओढ़ी और घर से निकलकर उसके पीछे पीछे चलने लगी। अब्बा की दुकान अब बस चंद कदम के फासले पर थी कि जब अचानक से उसने मुझे अपनी तरफ खींचा और एक और दुकान के अंदर ले जाकर शटर बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद जब मैं दुकान से बाहर आई तो मेरी हालत बेहद बुरी हो रही थी। मुझसे अपनी टांगों पर खड़ा भी ना हुआ जा रहा था। मुश्किल अपना वजूद घसीटते हुए मैं घर पहुंची। आईने में खुद को देखते मुझे खुद से बेहद घिन आई थी। मेरा दिल कर रहा था कि खुद को अभी और इसी वक्त खत्म कर लूं। जिंदगी ने जो खेल मेरे साथ खेला था उसके बाद मैं खुद से नजरें मिलाने के काबिल ना रही थी। फिर कैसे किसी दूसरे और तीसरे का सामना करती। कुछ ही देर बाद घर में अब्बा भागता हुआ घर में दाखिल हुआ और छुपने की जगह ढूंढने लगा। उसके साथ ही साथ पुलिस भी अब्बा के पीछे आई और अब्बा को पकड़कर अपने साथ ले गई। बिल्कुल बेहिस्सो हरकत खड़ी रही थी। अब्बा की गिरफ्तारी पर मैंने किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं दिया था। अब्बा ने बेहद गुनाह किए थे, मगर अब शायद उसके अमाल का गड्ढा भर गया था। अब वक्त आ गया था कि जब वो अपने अमाल की सजा पाता। अभी अभी तो मेरी आंखें खुली थी और काशिफ ने मुझे हकीकत से आगाह किया था। वो जब मुझे अपने साथ दुकान पर लेकर गया था तो वहां एक औरत मौजूद थी, जिसे मैं एक ही नजर में पहचान गई थी। ये औरत कोई और नहीं बल्कि मेरी सगी माँ थी। उन दोनों ने ही मुझे अब्बा की हकीकत से वाकिफ किया था। काशिफ मेरी माँ के भाई का बेटा था और मेरा मामूजाद था। अम्मा ने बताया कि अब्बा अच्छे किरदार के ना थे। वो हर आती जाती औरत को ताड़ते थे। उस स्कूल में जहाँ गार्ड की नौकरी लगी थी, वहां भी अब्बा आने जाने वाली किसी लड़की को ना छोड़ा था। वो गंदी निगाह से देखने के साथ साथ लड़कियों को गलत तरीके से छूता भी था। अम्मा अब्बा के बारे में सब जानती थी और हमेशा अब्बा को समझाने की कोशिश भी करती, मगर अब्बा किसी के ना सुनते। उस नौकरी के बाद दूसरी नौकरी भी अब्बा की इन्हीं अमाल की वजह से गई थी। अब भी वो बाज ना आया था। टांग और बाजू ना होने के बावजूद भी वो उन्हीं कामों में मुलव्विस रहा था और अब तो बाकायदा पूरा कोठा चला रहा था।
जहाँ के लिए हर दूसरे तीसरे दिन अब्बा दुकान पर आने वाली लड़कियों को अगवा करके उन्हें कोठे पर पहुंचा देते। काशिफ और अम्मा मिलकर अब्बा के पीछे लगे हुए थे, मगर अब्बा अपने पीछे कोई सबूत न छोड़ते थे। काशिफ अब्बा के साथ काम भी इसीलिए करता था। आखिर काफी अरसे बाद काशिफ को अब्बा के ठिकाने का पता चल ही गया। फिर क्या था, कानूनी कार्रवाई होने में वक्त था, इसीलिए काशिफ जैसे ही मौका मिलता वो उनके ठिकाने से कोई ना कोई लड़की बचा लाता। लेकिन कोठे पर रहने वाली लड़की को कहाँ कोई कबूल करता है, बेशक वो पाक दामन भी हो। लिहाजा फिर वो लड़कों को मेरी अम्मा के खोले गए यतीम खाने और कफालत सेंटर में ले जाता, जहाँ से उस लड़की की सारी जिम्मेदारी अम्मा पर आ जाती, जिसे अम्मा खुशदिली से पूरा करती थी। अम्मा और काशिफ जैसे ही घर आए, मैं फौरन से काशिफ के कदमों में गिर गई थी और उससे मुआफी की दरख्वास्त करने लगी थी। मैंने उसको लेकर कितना गलत सोचा था, कितनी नफरत करने लगी थी। उसको घटिया और गिरा हुआ समझ रही थी, मगर वो अपने खानदानी होने का सबूत दे रहा था। उसने मुझे बिला तरद्दुद खुले दिल से मुआफ कर दिया था। ना सिर्फ मुआफ किया था, बल्कि मेरे सर पर हाथ भी रखा और मुझे कहा, फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, तुम्हारा दोस्त और तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। उसने कहा कि मैं दोबारा गलती से भी यूं किसी मशकूक जगह जाने का ना सोचूं। उस दिन तो शुक्र था कि काशिफ ने वक्त पर मुझे वहां जाते हुए देख लिया था, और वक्त पर पहुंचकर मुझे वहां से न लेकर आता तो मुमकिन था कि अभी मैं अपनी इज्जत गंवा बैठी होती। काशिफ मुझे और अम्मा को लेकर अपने अब्बा यानी मेरे मामू के घर आ गया था, जहाँ मेरी अम्मा भी रहती थी। 2 साल पहले यही मेरी शादी काशिफ के बड़े भाई नवीद से हुई, जो कि एक डॉक्टर है, और अब मैं खुशम जिंदगी गुजार रही हूँ। अब्बा अभी तक जेल में है। उनके तमाम साथियों को भी पकड़ लिया गया था और वो सब भी जेल में अपनी जिंदगी के बचे कुछ दिन गुजार रहे हैं।